हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख कर आया हूँ मैं। यहाँ से मैं पैथोजेनेटिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि नर्सिंग के है। पैथोजेनेटिक्स बहुत सारे सिलेबस में होती है, आपको समझना है। मैं समझाऊंगा सेलुलर एंड टिश्यू चेंजेस। सेलुलर और टिश्यू चेंजेस क्या होते हैं, यानी कि कोशिका और ऊतकों में परिवर्तन का क्या मतलब होता है। देखो गाइस, यहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। पूरी एनाट फिजियो, पूरी माइक्रो, पूरी बायोकेमिस्ट्री मेरे चैनल पे डली हुई है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है, आप चाहो तो मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इजीली। कोशिका और ऊतक में परिवर्तन। देखो गाइस, हमारी जो सेल होती है, हमारी जो कोशिका होती है, हमारे जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, इनमें चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, सारी चीज़ें मैं देखने वाला हूँ। कोशिका शरीर की, सिंपल समझना, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई है, जो हमारी कोशिका है यानी कि जो सेल होती है, वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। पहला पॉइंट तो ये, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। पहली चीज़ मैंने बताई। नेक्स्ट, हम पढ़ने वाले टिश्यू या कोशिका में यदि चेंजेस होते हैं, यदि वो डैमेज होती है तो क्यों होती है, क्या कारण है, सब चीज़ें। यदि किसी भी कारण से कोशिका का आकार या आकृति और उसके कार्य या उसका हेमोस्टेसिस बिगड़ जाए तो कोशिका की मृत्यु हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलना है एनी रीजन, किसी भी कारण से डिस्टर्ब द होम्योस्टेसिस। यदि होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाए, फंक्शंस बिगड़ जाए, स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, या फिर उसकी वजह से उसकी सेल की जो होती है डेथ हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है? देखो, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है गाइज हमारी बॉडी की एक्टिविटी, जैसे कि बहुत सारी पीएच को मेंटेन रखना। हमारे शरीर में पीएच मेंटेन रहता है, हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा, हमारे शरीर में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सारी चीज़ें मेंटेन रखने की प्रक्रिया को होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस, हीमोस्टेसिस नहीं गाइज, ये मैंने लिखा है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अलग है, हीमोस्टेसिस अलग होता है। ठीक है, हीमोस्टेसिस मतलब केवल ब्लड की बात कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस का मतलब पूरे शरीर की बात की जा रही है। यहाँ पे पूरे शरीर के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस आपसे कर रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि यदि बॉडी में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए जिससे मेरे शरीर की होम्योस्टेसिस बिगड़ जाए। होम्योस्टेसिस का मतलब आपको क्लियर है कि होम्योस्टेसिस ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर की समस्त प्रक्रियाएं नियंत्रित रहती है। कुछ कोशिकाओं की, नेक्स्ट लाइन समझना, कुछ कोशिकाओं की मृत्यु हो जाने के बाद वह पुनः बन जाती है, परंतु कुछ कोशिका की मृत्यु होने के बाद वह पुनः विकसित नहीं हो पाती। मतलब सेल इंजरी में भी रिवर्सिबल और मे नॉट बी रिवर्सिबल। सेल इंजरी का मतलब क्या है पता है? सेल इंजरी का मतलब हो रहा है जो कोशिका है ना, जो सेल है ना, वो डैमेज हो रही है। अब ये जो डैमेज हो रही है ना, कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर में ऐसी होती है जो पुनः विकसित हो जाती है और जो पुनः विकसित नहीं हो पाती। जैसे कि रीडेवलपमेंट किस किस का होता है? हमारी स्किन सेल का। मेरे को यहाँ पे चोट लगी, ऑटोमेटिकली भर जाएगा। मेरी बॉडी में यदि यदि आप बोलो किडनी आदि काट दो, तो क्या किडनी वापस बनेगी? सेल रीडेवलप होगी? टिश्यू रीडेवलप होगा? नहीं होता है। तो न्यूरॉन्स, क्या न्यूरॉन्स रीडेवलप होते? नहीं होते। तो मेरी बॉडी में गाइस, सिंपल मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, कुछ ऐसी प्रोसेस है, कुछ ऐसी सेल है जो रीडेवलप हो सकती है, कुछ ऐसी सेल है जो कि रीडेवलपमेंट उनका नहीं हो सकता गाइज, वो कभी भी रीडेवलप नहीं हो सकती। जैसे कि हमारी ब्रेन सेल, हमारी बॉडी की अदर सेल, जैसे कि पर जो लीवर है ना, लीवर याद रखना, इसका अग्र भाग जो होता है, हम इसको कट भी कर देते तो रीडेवलप हो जाता है। तो वो रिप्रोडक्टिव और रिप्रोड्यूस ऑर्गन है। रिप्रोड्यूस मतलब अगेन रिप्रोड्यूस हो जाता है, वापस से बन जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो मेल एंड फीमेल में होते हैं, बट लिवर इज नॉट ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोड्यूस हो जाता है। रिप्रोड्यूस का मतलब कि वो नष्ट होने के बाद पुनः बन जाता है। क्लियर होगा इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जल्दी गाइज, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बढ़ता हूँ। कोशिका की मृत्यु के कारण, यानी कि जो सेलुलर एंड टिश्यू जो डैमेज होते हैं उसका क्या कारण है? सेलुलर चेंजेस क्यों होते हैं, क्यों डैमेज होती है कोशिका है, उसका कारण क्या है? पहला है गाइज इस्चेमिया। इस्चेमिया हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब होता है गाइस, या तो कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो गया। टॉक्सिन्स वगैरह, यदि हमारी बॉडी में टॉक्सिन वगैरह हो गए, टॉक्सिन का लेवल बढ़ गया तो हमारी सेल डैमेज हो जाएगी, तो टॉक्सिन भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा इम्यून रिएक्शन।
इम्यून रिएक्शन क्या होता है? इम्यून रिएक्शन मतलब हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं है, हमारी बॉडी की कोशिकाओं को ही नहीं पहचानती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है ऑटो इम्यून डिसीज जिसे कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज में हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर की कोशिकाओं को मारने लगती है, उसे डेथ किल करने लगती है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं गाइस सेल्यूलर एंड टिश्यू चेंजेस के, यानी कि कोशिका डैमेज के, कोशिका इंजरी के कुछ कारण यहाँ पे हो सकता है। जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ें पॉइंट क्लियर हुए होंगे गाइस कि ये जो टिश्यू चेंजेस होते हैं क्यों होते हैं, ठीक है। क्या क्या कारण, इस्चेमिया हो सकता है, और इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, आपको टॉक्सिन हो सकता है, इम्यून रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में कोई इम्यून रिएक्शन वगैरह होगी उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं गाइस। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो गाइस, सेल्यूलर एडेप्शन क्या होता है? सेल्यूलर एडेप्टेशन का क्या मतलब है? जब भी कोशिका के आसपास का वातावरण बदलता है तब कोशिका उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को बदलती है, उसे सेल्यूलर या एडेप्शन कहते हैं। एडेप्शन का क्या, एडप्ट हो गया, उस माहौल में ढल गया वो। ये पॉइंट समझ में आया? एडेप्शन का क्या मतलब हुआ, उस माहौल में वो ढल गया। सेल्यूलर एडेप्टेशन का मतलब ही यही है गाइस कि यदि हमारी जो बॉडी की जो टिश्यू है, हमारी बॉडी की जो सेल है, जैसे कि हम लोग गर्म वातावरण से कभी ठंडे वातावरण में जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो सेल है वो चेंज होती है, उनके फंक्शंस थोड़े से चेंज होते हैं, ठीक है। वो एडेप्ट होती है, उस माहौल में रहने के लिए विकसित होती है। यानी कि आप कश्मीर के लोगों को देखोगे तो वहाँ पर वो ऑलरेडी डेवलप है, ठीक है, वहाँ के वातावरण में ढले हुए, उनको इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती, जबकि हम लोग वहाँ जाएंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, हम यदि कि बीमार भी हो सकते हैं, सेलुलर टिश्यू डैमेज हो सकता है। इस तरह से याद रखना गाइस कि जब भी कोई भी कोशिका रहती है, सेलुलर एडाप्टेशन का मतलब यही होता है। सेलुलर एडाप्टेशन का मतलब है जब हम किसी नए वातावरण में जाते हैं तो हमारी जो कोशिका है उस माहौल में रहने के लिए ढलती है, ठीक है, चेंजेस होता है, उसे हम लोग सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। Changing in the cell according to the changing its environment is called cellular adaptation। उसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस? सिंपली उसे हम लोग सेलुलर एडाप्टेशन के नाम से जानते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन, यदि यह कोशिका अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं बदलती है तो यह कोशिका की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कोई भी सेल हुई बॉडी में, मान लीजिए मैंने गर्म वातावरण में गया और मेरी सेल उस गर्म टेम्परेचर को नहीं सहन कर पाई तो क्या होगा? सेल डैमेज हो जाएगी, सेल का टूट जाएगा, विघटन हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस वातावरण के अनुसार नहीं ढल पाई, यानी कि उसमें सेल्यूलर एडाप्टेशन नहीं हो पाया। सेल्यूलर एडाप्टेशन का अर्थ यही होता है कि उस माहौल में ढल जाना, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्यूलर एडाप्टेशन 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप से होते हैं गाइस। एट्रोफी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। यहाँ पे एट्रोपी में बता रहा हूँ, सिंपली एट्रोपी वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। एट्रोपी के अलावा हाइपरट्रोपी हो सकता है, हाइपरट्रोपी के अलावा हाइपरप्लासिया हो सकता है, हाइपरप्लासिया के अलावा डिस्प्लेसिया हो सकता है, डिस्प्लेसिया के बाद लास्ट में लिखा है मेटाप्लासिया होता है। अब हम लोगों को मेनली समझना है कि गाइस डिस्प्लेसिया क्या होता है, हाइपरप्लेसिया क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग गाइस एट्रोपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एट्रोपी क्या होती है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आपको समझ में आएगी चीज़ें। जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो गाइज, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते सर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, क्यों नहीं ले पाते हो? डाउनलोड कर लो कोई ऐप प्ले स्टोर से, आप इजीली स्क्रीनशॉट ले पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ, एट्रोपी के बारे में समझते। एट्रोपी की अवस्था में, लाइन से समझना गाइस, बहुत टिपिकल टॉपिक है बट मैं इसको घुमा फिरा के बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। एट्रोपी की अवस्था में किसी भी अंग की कोशिका का आकार व आकृति और उसकी संख्या में कमी आ जाती है। अगेन मैं आपको इसको रिपीट करता हूँ लाइन को। एट्रोपी एक ऐसी कंडीशन है, बॉडी में एट्रोपी हो गई तो एट्रोपी होने पर शरीर के किसी भाग में कोशिका का जो आकार है, आकृति है और संख्या है, तीनों में कमी आ जाती है। आकार कम हो गया, छोटा हो गया आकार, आकृति उसकी छोटी हो गई, ठीक है, और संख्या भी उसकी कम हो गई। कोशिका का सेल जो है वो भी उसमें भी कमी आ जाती है। इन एट्रोपिक कंडीशन रिड्यूस द शेप एंड साइज ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन सेल। ऑर्गन सेल मतलब किसी भी अंग की कोशिकाओं का छोटा हो जाना, ठीक है। किसी भी बॉडी के अंग है, किसी भी बॉडी की उसके सेल का कम हो जाना, सेल की संख्या कम हो जाना, उसे हम लोग एट्रोपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए,
कोशिका जब अपने अंदर के तत्वों को खो देती है तब वह सिकुड़ जाती है। श्रिंक द सेल ड्यू टू लॉस ऑफ सब्सटेंस। देखो मेरी बॉडी की जो सेल है, कोई भी सेल है, यदि उसके जो कुछ सब्सटेंस है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए, तो मेरी जो सेल है ना वो सिकुड़ जाएगी, यानी कि श्रिंकेज हो जाएगी। श्रिंकेज, जो कोशिका का श्रिंकेज होना, कोशिका का सिकुड़ जाना ही हम लोग क्या कहते हैं, एट्रोपी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एट्रोपी का मतलब बता दूं, एट्रोपी का अर्थ यही होता है, एट्रोपी का मतलब यही होता है कि जब कोशिकाएं सिकुड़ जाए, छोटी हो जाए, उनकी संख्या कम हो जाए, इसे हम लोग एट्रोपी कहते हैं। एट्रोपी कई प्रकार के अंगों में हो सकती है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में एट्रोपी हो जाती है, कार्डियक मसल्स में, मस्तिष्क में, ब्रेन में भी एट्रोपी हो। देखो गाइस, स्केलेटल मसल्स में क्या क्या बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, एकदम बिल्कुल सिकुड़ गए, ठीक है। मेरे हार्ट में भी एट्रोपी हो सकती है, मेरे स्केलेटल मसल्स में जब होगी ना गाइस एट्रोपी, तो बिल्कुल एकदम व्यक्ति बिल्कुल सूखा सा लगेगा, बिल्कुल सूख जाएगा वो, ठीक है। तो वो जब सूखेगा, देखो कुपोषण एक अलग चीज़ होती है, एट्रोपी एक अलग चीज़ होती है। एट्रोपी मतलब कोशिकाएं सिकुड़ रही है, और कुपोषण यानी कि कोशिकाएं तो नॉर्मल है बट उसको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो एट्रोपी ऐसी अवस्था होती है जिसमें सिकुड़ जाती है सेल, बॉडी की कोई भी है, यानी कि हार्ट हुआ, कार्डियक मसल्स हुई या ब्रेन हुआ, कहीं भी मैंने आपको बताया वो इन जगहों में, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स, इनमें हमें एट्रोपी देखने को मिल सकती है। गाइस जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जल्दी गाइस सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ इसका एक। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं, एट्रोपी का कारण, कॉज ऑफ एट्रोपी, कम कार्य करने से। देखो एट्रोपी हमें क्यों हो सकती है, एट्रोपी होने का क्या कारण है, ठीक है। एट्रोपी होने का कारण है डिक्रीज वर्कलोड, यदि हम लोग काम कम करते हैं, ठीक है, बैठे रहते हैं, काम ठीक से नहीं करेंगे, तो मेरा क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, वहाँ तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाएगा। लाइन को रीड करता हूँ, समझिएगा। शरीर के कार्य करने से रक्त परिवहन धीरे हो जाता है, कम कार्य करने से रक्त परिवहन धीरे हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब मेरी जो बॉडी काम कम करेगी तो रक्त परिवर्तन यानी कि परिवहन यानी कि धीरे हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन धीरे हो जाता है। इस वजह से रक्त के जो न्यूट्रिशन है वो ठीक प्रकार से हमारे जो ऑर्गन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब ऑर्गन ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो एट्रोपी हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज वर्कलोड डिक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डिक्रीज उसमें क्या होता है, सर्कुलेशन भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, और न्यूट्रिशन कैन नॉट रीच टू दी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन, जब बॉडी के ऑर्गन तक वो नहीं पहुँच पाते, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमें एट्रोपी देखने को मिल सकती है। आई होप कि आपको ये लाइन क्लियर हुई होगी कि कम वर्कलोड या कि कम काम करने से किस तरह से आपको एट्रोपी हो सकती है। नेक्स्ट लाइन है, एंडोक्राइन का कार्य बिगड़ जाने से। डेफिनेटली गाइस जब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड काम नहीं करेगी, जब एंडोक्राइन ग्रंथियां ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है, तब एट्रोपी की अवस्था देखी जा सकती है। तब एट्रोपी कैसे देखी जा सकती है भैया, जब एंडोक्राइन ग्लैंड ही काम नहीं करेगी तो आपका आपके जो हार्मोनल रिएक्शन है वो बिगड़ जाएगी, हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, और जब हार्मोन्स बिगड़ेंगे तो हार्मोन्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना आप लोग के हार्मोन्स जो दो इंपॉर्टेंट, सबसे एट्रोपी होने के दो इंपॉर्टेंट कारण है। पहला कारण तो यह है डिक्रीज वर्कलोड, कम काम करने से। नंबर 2 एंडोक्राइन का फंक्शंस बिगड़ जाने से। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ मैं, हाइपरट्रोपी। अब ये हाइपरट्रोपी क्या है, एट्रोपी का जस्ट उल्टा। एट्रोपी में मैंने बोला था सिकुड़ जाएगा, हाइपरट्रोपी में फूल जाएगा। लाइन रीड करता हूँ, हाइपरट्रोपी की अवस्था में किसी भी अंग की कोशिकाएं आकार और आकृति बढ़ जाती है पर संख्या नियंत्रित रहती है। जितनी बॉडी में कोशिका है वो तो नॉर्मल रहेगी, पर उनका आकार आकृति यानी कि उनका शेप और जो साइज होता है गाइज वो बढ़ जाएगा। और जब कोशिका का शेप साइज बढ़ता है तो हाइपरट्रोपी। एट्रोपी का मतलब सिकुड़ जाना, हाइपरट्रोपी का मतलब कोशिका का बड़े हो जाना। यही गाइज यही तो सेल्यूलर एंड टिश्यू चेंजेस है। टिश्यू में क्या है, सेल्यूलर सेल में चेंज आए तो टिश्यू में चेंजेस आए, यही तो सेल्यूलर एंड टिश्यू चेंजेस के बारे में क्लियर है। हाइपरट्रोपी कंडीशन इंक्रीज द शेप एंड साइज ऑफ ऑर्गन की कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये नॉर्मल है, ये स्ट्रेंथ है, ये नॉर्मल है। अब ये हाइपरट्रोपी होगी। हाइपरट्रोपी का मतलब एकदम जब भीमकाय व्यक्ति हो गया, पूरा मना उसकी बॉडी बड़ी हो गई, ठीक है, बॉडी की सेल्स में इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर है, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
हाइपरट्रोफी की अवस्था में कोशिका का आकार और आकृति बढ़ जाती है और उसकी संख्या में भी परिवर्तन नहीं हो, पर उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता गाइस। सिंपली उसकी जो सेल है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा, परंतु क्या होगा, उसके आकार और आकृति में जरूर चेंज आएगा। शेप साइज कभी भी चेंज नहीं होती, जबकि उसका आकार और आकृति चेंज होता ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हाइपरट्रोफी दो प्रकार से होती है। दो प्रकार की हाइपरट्रोफी हो सकती है। कौन कौन सी? पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी और फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। ठीक है, पैथोलॉजिकल में कुछ पैथोलॉजिकल बॉडी में चेंजेस आएंगे और फिजियोलॉजिकल मतलब बाहरी इन्वायरमेंटल से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग हाइपरट्रोफी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्प्लेसिया वगैरह पे बढ़ता हूँ। आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नाइस। नेक्स्ट देखिए, हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया क्या होता है? यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोशिका की संख्या बढ़ जाती है। एट्रोपी पढ़ाया था, उसमें कोशिका की संख्या भी कम हुई थी, साइज भी कहीं कम हुई थी। उसके बाद हाइपरट्रोपी में साइज बढ़ गई थी, सेल नॉर्मल थी। बट मैं आपको हाइपरप्लासिया में बोल रहा हूँ कि कोशिका की सेल यानी कि कोशिकाओं में वृद्धि होती है। आया समझ में? यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोशिका की संख्या बढ़ जाती है। दिस इज द कंडीशन इन विच इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल का इंक्रीमेंट हो रहा होगा। डायग्राम देखो, ये है नॉर्मल कंडीशन और ये है हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया में देखो कितनी सारी सेल दिख रही है आपको डायग्राम में। यहाँ पे आपको इतनी सारी सेल आपको इजीली दिखाई दे रही होगी, जबकि इसमें नहीं है गाइस। ठीक है, दिस इज द कंडीशन इन विच इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, जिसमें कोशिका के नंबर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, इस प्रक्रिया में माइटोसिस की प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा कोशिकाएं बनती है। देखो गाइस, सिंपली है, इन दिस प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस क्या है? कोशिका विभाजन को माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, जब कोशिका हमारी बॉडी में विभाजित होती है, जब विभाजित होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस याद रखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? माइटोसिस प्रक्रिया में इंक्रीमेंट हो जाता है सेल का। इसे हम लोग हाइपरप्लासिया के नाम से जानते हैं। जल्दी से आप लोग हाइपरप्लासिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाइपरप्लासिया का। ठीक है, मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ गाइस। अब देखो, मेटाप्लासिया क्या होता है? यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें कई ऊतक पुनर्वृद्धि कर जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है? मेटाप्लासिया क्या होती है? एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो सेल होती है पुनर्वृद्धि कर जाती है। दिस इज द कंडीशन इन विच एनी डैमेज टिश्यू अगेन रिप्रोड्यूस, ये गलत थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, रिडेवलप हो जाता है या रिप्रोड्यूस हो जाता है। एक बार रिप्रोड्यूस मतलब फिर से बन गया, रिडेवलप हो गया वो। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया में कार्सिनोजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कोशिका पुनर्वृद्धि कर जाती है। देखो इसमें सेल का इंक्रीमेंट हो रहा है, पर इसे मैं कैंसर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कहूँगा कैंसर? क्योंकि इसमें जो कोशिका है पुनः नॉर्मली विकसित हो रही है, वो एबनॉर्मल नहीं होती है। जो कैंसर होता है ना, उसमें जो रिप्रोड्यूस होती है वो एबनॉर्मल कोशिकाएं होती है, जबकि इसमें नॉर्मल हो रही है। तो मेटास्टेसिस में भी कोशिका में चेंजेस आता है, मेटाप्लासिया में भी चेंजेस आता है, यानी कि जो सेल है डैमेज होने के बाद फिर से रिप्रोड्यूस हो जाती है। आई होप कि आपको गाइस ये छोटा सा टॉपिक सेलुलर चेंजेस समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को एक बार विजिट करके देखो चैनल को, मेरे बहुत सारे टॉपिक डले हुए, एनआर्ट, फिजियो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट। आप मेडिकल की किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, एक बार मेरे चैनल को विजिट करो। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।